नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। नॉमिनेशंस का आखिरी दिन हो गया है और इस बार दिवाली बहुत धमाकेदार हो रही है क्योंकि इलेक्शंस पूरे तरह सब जोरों में शुरू हो जाएंगे। कैंपेनिंग पनवेल में हैट्रिक करने के बाद अब चौथी बार फिर एक बार प्रशांत ठाकुर जी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत खास मेहमान में आपके साथ। सर हैट्रिक हो गई है, चौथी बार है, बहुत इजी लग रहा है कि कैंपेनिंग भी? नहीं, ऐसा है कि कैंपेनिंग इजी है या डिफ़िकल्ट है, इससे ज़्यादा हमारा डेली वर्किंग लाइफ बहुत हार्ड है और इसमें हम लोग आमतौर पर साल भर काम करते रहते हैं, 365 दिन काम करते रहते हैं, लोगों में जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज लोगों के बीच में जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रेरित करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है और ऐसे में आज 73 की उम्र में वो दिन रात अगर मेहनत कर सकते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता को तो मेहनत करनी होगी। देश के प्रधानमंत्री देश को इतनी अच्छी तरीके से ताकत से आगे लेके जा रहे हैं तो देश की केंद्र की योजना अलग अलग जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें तो प्रयास करने पड़ेंगे। तो इन प्रयासों को लेकर बहुत ही जागरूक रहते हैं। चाहे केंद्र की सरकार की योजना हो, चाहे राज्य की सरकार की योजना, लोगों तक हम पहुंचाते हैं। डेवलपमेंट के काम हम लोगों तक लेके जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों का उसके बारे में क्या कहना है, लोगों का कहना वो हम सुने और उसमें अगर सुधार करने की आवश्यकता है काम में तो सुधार भी करते रहते हैं। तो चुनाव कभी तो 5 साल में कोई एक आ जाएगा, लेकिन चुनाव के लिए हम इसके लिए हरदम तैयार हैं कि जनता के बीच में हम पूरे साल भर रहते हैं। चुनाव के वक्त खाली हम लोग ये काम नहीं करते, चुनाव नहीं है तब भी काम करना है, चुनाव है तब लोगों के पास पहुँच के अपने कामों के बतौर वहाँ पर वोट मांगने हैं, तो उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। ओवर द ईयर्स आपका भी करियर ग्राफ मैंने देखा है, लगातार जैसे आप कर रहे हैं कि बिजी ही दिखे हैं, कोई ना कोई काम में लगे हैं। जिस तरह से माहौल बना है पनवेल में, पार्टीज़ भी चेंज हुई हैं, सब हुई हैं, लेकिन ठाकुर पे, प्रशांत ठाकुर पे कोई फॉलोइंग का, सपोर्टर्स का फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं दिखा है। ऐसा है कि हमारे नेता मेरे पिताजी रामशेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में हम जब काम करते हैं तो कभी कभी ये अवसर आया कि लोगों के हित के लिए काम करना है, तो जो दिशा हमने चुनी उसमें लोगों ने हमेशा से साथ दिया। क्योंकि पिताजी जब एमपी थे 99 से लेकर 2004 तक, तो उस वक्त उनके माध्यम से हुआ काम, लोगों से वो जिस तरीके से जुड़े हैं, आज उन लोगों का भरोसा आज तक नहीं टूटा है। पॉलिटिकल एम्बिशन किसी की हो सकती है और पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा नहीं होने की वजह से शायद कभी किसी ने छोड़ भी दिया, पर एक बार हम किसी के साथ हो गए, कोई हमारे साथ हो गया, तो उसको हमने कभी फंसाया नहीं। और ये चीज़ आप सामने वाले के बारे में नहीं बोल सकते, इसके लिए तो लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में पिछले सालों के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में आज हमसे आकर जुड़े हैं, तभी तो जाकर पनवेल और उरन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के 2 विधायक यहाँ पर चुन कर आए। तो मैं समझता हूँ कि पिताजी की गाइडलाइंस है और उसके अनुसार हम काम करते हैं। बीच में हमारा काम, और जब लोग उनको मिलते हैं फीडबैक लेते रहते हैं, जब हमें टोकने की ज़रूरत है तो टोकते हैं। और हम भी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग है, नेता है, वो जानते हैं ये क्या होता है, उनको पता है पर्सपेक्टिव, तो इसकी वजह से वो हमेशा जो सुझाव देते हैं उनको लेकर आगे चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है लोगों तक पहुंचाना है, तो इसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है और इस खुशी में शामिल होने के लिए हमें लोग साथ में आकर मिलते हैं, ताकत बढ़ती रहती है।
राव सेठ जी का जैसे आपने नाम लिया, एक बहुत बड़ा इमेज है, एक फादर फिगर जैसे, हालांकि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नहीं रहते, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑरा उनका है। और आपने जिस तरह से लेगेसी एक कैरी फॉरवर्ड की है वो भी बहुत मायने रखती है, बिकॉज ये 2-4 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये राज क्या है कि सभी कम्युनिटीज़, अभी आपके नॉमिनेशन में भी जिस तरह से देखा गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी कम्युनिटीज़ जुड़ी रहती है, सभी सेक्शंस जुड़े रहते हैं, इसका क्या राज है? मैंने जैसे कि अभी कहा आपको कि जिन सारे साथियों के साथ में जुड़कर काम हुआ है अब तक, वो सारे साथियों का विश्वास हमारे प्रति आज बरकरार है। पिताजी अपनी ओर से गाइडेंस देते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। छोटा भाई परेश लीडर ऑफ हाउस है, पर उसने 2009 साल से लेकर हर विधानसभा चुनाव में उतना ही एक्टिव रोल निभाया, और ये एक्टिव रोल निभाने के बाद में भी कहीं भी उसकी ये अपेक्षा नहीं है कि उसके लिए उसको सम्मान मिले या क्या हो, लेकिन ताकत के साथ में काम करता रहता है। मेरे सारे कारपोरेटर साथी, सारे हमारे बीजेपी पार्टी के फंक्शनरीज, ये सारे लोग मिलकर जब उनके काम के लिए मैं ताकत लगाता हूँ, तो वो भी उसी तरीके से किसी अपेक्षा के बिना हमारे काम के साथ में जुड़ जाते हैं, मेरे चुनाव में जुड़ जाते हैं, और मेरा चुनाव मानो उनका हो, इस तरीके से काम करते रहते हैं। 2019 के चुनाव में काम किया, उस वक्त मैं कभी पेन कॉन्स्टिट्यूंसी चला गया, कभी अलीबाग कॉन्स्टिट्यूंसी चला गया, फिर मोदी जी की सभा थी, तो 4-5 दिन तो हम लोग सभा की तैयारी में व्यस्त रहे, पर फिर भी जिसको जो जिम्मेदारी मिली उसने वो भली भांति निभाई, और इसका नतीजा ये रहा कि ये सारे लोगों को मिली हुई जीत ने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब सही राह पर चल रहे। और अलग अलग समाज के लोग हैं जिनके लिए काम करते रहते हैं, ये समाज के लोगों को भी आज ये विश्वास हो गया है कि ठीक है, प्रशांत ठाकुर या रामशेठ ठाकुर अपने किए हुए कामों का ढिंडोरा नहीं पीटते, पर लेकिन हम जब भी मदद के लिए जाए ये हमारे लिए खड़े हैं। ये विश्वास उनको हमारे से बांध के रखता है और हमें और ज़्यादा उनके साथ में जुड़ने का अवसर देता रहता है। ये विश्वास तो डेफिनेटली स्ट्रांग है। एक डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो अपोजिशन भी बहुत मायने रखती है, बट कंसिस्टेंटली आपको लगता है अपोजिशन वीक हो रही है, जो आपके लिए पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन ओवरऑल अपोजिशन को किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा है कि क्रिटिसिज्म हमारे सभी के जीवन में पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो ऐसे में ये क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना, क्रिटिसिज्म क्यों किया गया है उसको समझ लेना, चाहे वो अपोनेंट करे या हमारे कोई कलीग करे, जनता करे। और आजकल तो ऐसा है कि हमारे सभी के हाथ में क्रिटिसिज्म होता है। हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो उसका रिएक्शन तुरंत वहाँ पे सोशल मीडिया पे हमको पता चलता है जब हम वो इशू को पोस्ट करते हैं। तो ऐसे में ये करेक्शन का अवसर होता है, और हमने हमेशा से इसको क्लियर रखा है। हमने कभी जो हमारा फैमिली का बिजनेस है उससे कभी पॉलिटिक्स से उसको जोड़ा नहीं है। पॉलिटिक्स ये लोगों की काम करने का अवसर है, वहाँ से अपने आप को कुछ नहीं लेना है, वहाँ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। उल्टा पिताजी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश होती रहती है, तो उल्टा बिजनेस से लोगों के काम करने के लिए सोशल फंक्शन, जैसे कि हम लोग मेडिकल कैंप हर बार करते हैं, हम लोग अलग अलग इवेंट्स करते हैं, तो इसके लिए बिजनेस से पैसा आया है, पॉलिटिक्स से घर पे बिजनेस में कभी पैसा नहीं। पॉलिटिकली इस बार चैलेंज किस तरह से आप देख रहे हैं? एक टाइम था शेका पक्ष का बहुत जोर था, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भी उतना नहीं हो पाया, आप लगातार जीतते आए हैं, और जो बड़े नेता थे वो काफ़ी साइडलाइन भी हो गए हैं। अब जिस तरह से हैं, बालाराम पाटिल वगैरह हैं, तो चैलेंज किस तरह से आप देख रहे हैं? ऐसा है कि पनवेल में 1957 से लेकर 2009 तक शेतकरी कामगार पक्ष ही कंटिन्यूस जीता है। कभी हमने भी इसको रिप्रेजेंट किया है, पिताजी तो सांसद उसी पार्टी से थे, पर जब ये मालूम हुआ कि पार्टी बहुत ही लिमिटेड तरीके से फंक्शन करना चाहते, किसी के हाथ की कठपुतली बनी बैठी है, तो पिताजी ने निर्णय लिया था 2004 में कि अब हमें अलग होना होगा। दुर्भाग्यवश उन्होंने जिनको अपील किया, उन्होंने उनके दोस्तों ने उनको साथ नहीं दिया, आज वो जेल में है। तो उन्होंने बैंक के माध्यम से विवेक पाटिल ने जो घोटाला किया, आज उनका नतीजा ये है कि 3 साल से वो जेल में है। तो ऐसे में
उनके साथ रहने वाले लोग, उनको जो भरोसा था कि हमारे नेता सच्चे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, रामशेठ ठाकुर जी के ऊपर, हमारे ऊपर आंदोलन करते थे, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया और वो कभी उसको प्रूव नहीं कर पाए उसकी वजह से, लेकिन आज उनके भ्रष्टाचार उजागर हो गए तो आज उनके कार्यकर्ता उनसे धीरे धीरे दूर होने लगे। ऐसे में उनकी ताकत, पार्टी की ताकत बिखरने लगी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये ताकत और छोटी होती जाएगी। जो वादे वो लोग लोगों से करते थे वो नहीं कर पाए। हालांकि बालाराम पाटिल 2017 से लेकर 2023 तक 6 साल एमएलसी थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप 6 साल एमएलसी हो, उसमें से 2.5 साल आप सत्ता में हो। एमवीए की सरकार में ये अलायंस में थे क्योंकि विवेक पाटिल जी को जेल में नहीं जाने देना था, तो इसके लिए सत्ता में थे, पर लोगों के काम नहीं कर पाए, लोगों के लिए कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं ला पाए, लोगों के लिए कोई बड़ी स्कीम नहीं ला पाए, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नाकाम हुए हैं अपने करियर में। और उसी का नतीजा है कि 6 साल बाद वापस चुनाव हुआ, उसमें उनको बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। आज यही हाल उनके सहयोगियों का है, और मैं समझता हूँ कि 6 साल के स्पैन में ये कभी पनवेल के क्षेत्र के लोगों के पास नहीं गए। हालांकि पनवेल में रहते थे, गिने चुने लोगों से मिलना जुलना, यानी मतदाता क्षेत्र में घूमना नहीं होता, लेकिन उसके सामने मैं लोगों में जाता रहा हूँ, लोगों के लिए स्कीम्स अलग अलग लाता रहा हूँ। चाहे पानी का इशू है, उस पर हमने काम किया है। हेटौने डैम है, उसकी कैपेसिटी अब आने वाले समय में 275 MLD बनेगी। कोंडाने डैम बन रहा है, 250 MLD का कैपेसिटी का डैम बन रहा है। पनवेल की जो नावा शेवा पार्ट 3 स्कीम है, उसमें लगभग 125 MLD पानी बढ़ रहा है, तो इनकी वजह से पानी का इशू सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में मुलाकात की है, उन्होंने नीचे डाउनलाइन द ऑर्डर उसी तरीके से निर्देश दिए हुए हैं। मैंने गुलाबराव पाटिल जी जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग्स की, काम जल्दी जल्दी पूरा हो नावाशवाट स्कीम तरीका, इसके लिए मैंने प्रयास किए हैं। मैंने उदय सामंत जी जो गार्डियन मिनिस्टर है, उनके पास मीटिंग ली। ये पाइपलाइन का जो काम होना है पातालगंगा से यहाँ तक, उसके ऊपर एक्विजिशन किए गए हैं, वो हटाने हैं, एनक्रोचमेंट से माफ़ कीजिए, तो वो हटाने हैं। इसके लिए मैंने मीटिंग ली है। मैंने पनवेल कॉरपोरेशन में मीटिंग ली है ताकि पनवेल कॉरपोरेशन अपना दबाव बनाए रखे। मैंने सिडको से कहा है, जॉइंट MD से, कि गणेश देशमुख साहब आप इसको फॉलोअप कीजिए। तो हर इशू के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको पानी के बारे में बताया, चाहे टैक्स का इशू होने दीजिए, चाहे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का होने दीजिए, हर इशू पे मैं काम करता रहा हूँ। और उसके सामने जिनको 6 साल MLC का मौका मिला, उन्होंने काम नहीं किया, तो लोग भी ये सब जानते हैं, लोग पहचानते हैं। उनके कार्यकर्ता जो कल तक उनके साथ में जुड़े थे, आज उनको छोड़कर हमारी ओर आ रहे हैं। ये जिस तरह से आपने कहा कि जो आप काम कर रहे हैं, ओवर द इयर्स मैंने देखा आपका स्टडी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इतना ये भी कहा जाता है कि इतने साल आप यहाँ पे रूलिंग में हैं, लेकिन ये जैसे पानी का मसला आपने कहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, रोज़ इन ट्रांसपोर्ट का, ये इश्यूज़ अभी भी सॉल्व क्यों नहीं हुए हैं? ऐसा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं पनवेल कॉरपोरेशन को नवी मुंबई के साथ, मुंबई के साथ या किसी और के साथ। नवी मुंबई कॉरपोरेशन बनी 1995 में, सेम टाइम पे पनवेल कॉरपोरेशन का 1992 में नवी मुंबई और पनवेल दोनों का नोटिफिकेशन साथ में निकला, पर आगे बढ़े इसके लिए नहीं पाए क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हुआ। अब जब कॉरपोरेशन 2016 में बनी है, उसके बाद में तेज़ी के साथ में काम हो रहे हैं। नवी मुंबई को जो समय लगा प्लॉट्स सोशल एमिनिटीज़ के हैंडल में, उससे कम समय में हमको प्लॉट मिलना शुरू हो गए। थैंक्स टू देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था तो मैं इसका फॉलोअप कर पाया। थैंक्स टू देवेंद्र जी, उन्होंने चेयरमैन बनाया। पानी के इशू को लेकर सिडको में मैंने कई सारे डिसीजंस लिए, एक कंसल्टेंट अपॉइंट करके उसके थ्रू इसको एनालाइज किया जाए, इसके लिए हमने उस वक्त पहल की थी। टाटा कंसल्टेंसी अपॉइंट हुई, टाटा कंसल्टेंसी ने तरह तरह के सुझाव लाए। मैंने आपको जो बताया, कोंडाने डैम, हेटौने डैम, नावाशवास की पार्ट 3, इन सब के ऊपर आज काम शुरू हो चुका है। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, पर ये काम शुरू हो चुका है। ये काम जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूँ।
आपने कहा, और कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। ये सारे इश्यूज़ के ऊपर मैंने खुद काम किया है और इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, जब 3 बार विधायक चुनकर आता हूँ तो ये बंदा और एक बार चुनकर नहीं आए, अपोजिशन वाले बोलेंगे, किसी को साथ में ले लेंगे। इस पूरे पीरियड में कोई तो ऐसा हो भी सकता है कि जिसका काम मेरे बस का नहीं था, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बुरा मान गए और मेरे खिलाफ़ हो गए। तो ये सारे लोग कुछ खिलाफ बात करेंगे, पर मुझे एक विश्वास है कि मेरे पास अगर तराजू है, नहीं किए या नहीं हुए काम अगर उसमें एक तराजू में है, तो दूसरे तराजू में मैं जो सारे डेवलपमेंट के काम ला पाया हूँ, कॉरपोरेशन के माध्यम से करा पाया हूँ, इसकी संख्या कई बड़ी है, कई गुना बड़ी है। और इसके लिए किए हुए कामों का तराजू अगर नीचे है तो मैं समझता हूँ कि जनता का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना है। कोई टाइम फ्रेम कुछ अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं, ये कब तक क्या क्या काम हो सकेंगे? मैं समझता हूँ कि पानी के इशू को रिलेटेड जो चर्चा हो रही है, ये काम सितंबर 2024 में पूरा होना था, पर एनक्रोचमेंट होने की वजह से वो पाइपलाइन का लाइन क्लियर नहीं हुआ। मैंने मीटिंग्स ली, अब ये बताया जा रहा है कि अगले 6 से 8 महीने में ये काम सारे पूरे हो जाएंगे। हम उसके लिए भी फॉलोअप उनके सामने करने वाले। इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत, बिजली का प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड देवेंद्र फडणवीस जी खुद उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है, तो मैंने हाउस में सवाल पूछा था, मीटिंग भी उनके साथ में की थी और उन्होंने मान लिया। लोकेश चंद्र जी जो सिडको में एमडी थे, आज वहाँ पर एमडी है, तो उन्होंने भी मान लिया कि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। लगभग 480 करोड़ के काम पनवेल के क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं और उसमें से 250 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट के काम अब शुरू हो चुके हैं। सर, आप बात कर रहे हैं कि नवी मुंबई से कंपेयर हो रहा है मुंबई से, बट फैक्ट ये है कि ये जो रीजन है पनवेल का, ये जिस तरह से अब डेवलप होने वाला है, कि मेगा प्रोजेक्ट्स की जो हम बात करते हैं नवी मुंबई में, एक्चुअली वो पनवेल के आसपास के या पनवेल के हैं। ऐसे में और बहुत रिक्वायरमेंट्स यहाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इस तरह का आपका क्या विजन है इस बारे में? ऐसा देखिए कि एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे नज़दीक बन रहा है, तो एयरपोर्ट का ट्रैफिक, जब एयरपोर्ट पूरा होगा तो हमारे इर्द गिर्द के रोड्स पे ही आने वाला है। कलमबोली का हाईवे आज ट्रैफिक जाम है, कल ये एयरपोर्ट की ट्रैफिक जाएगी तो और ट्रैफिक जाम होता रहेगा। गडकरी साहब, उनकी मदद से हमने ये कलमबोली जंक्शन को डेवलप करने के लिए 550 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्चा करके एक नया जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम शुरुआत हो चुकी, मतलब टेंडर हो चुका, अब जल्दी ही उस काम की भी शुरुआत हो जाएगी। इसी तरीके से पनवेल कॉरपोरेशन एरिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। 25 सेंटर पनवेल कॉरपोरेशन के एरिया में अलग अलग जगह पर शुरू हो चुके हैं। तो खारघर, कलमबोली, कामोठा, तलोजा से लेके पनवेल शहर और रूरल एरिया, हर जगह पर ये सेंटर बन रहे हैं। पनवेल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग तो अभी मुझे लगता है कि देश की एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनकर उभरने वाली है। और उसी के साथ साथ अलग अलग समाज है, इन समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनको अपने प्रोग्राम करने के लिए स्पेस की आवश्यकता है। तो ऐसे में लोकनेता दिवा पाटिल जी के नाम से खारघर में एक भवन बन रहा है, वो कार्यक्रम होगा। उसी के साथ साथ खंदा कॉलोनी में रमाबाई अंबेडकर नगर, माफ़ कीजिए, रमाबाई अंबेडकर हॉस्टल ये बन रही है। एट अ टाइम 350 स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से कहीं गार्डन एमिनिटीज़ है, कहीं ग्राउंड एमिनिटीज़ है, ऐसे अलग अलग एमिनिटीज़ हर शहर में बनाने की काम की शुरुआत हुई है या वो काम पूरे हो चुके हैं। एक और जो मुद्दा बड़ा है, जो कॉमन मैन के लिए काफ़ी मायने रखता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, जिससे आपके कुछ पार्टी के लोग भी नाराज़ होकर अलग हुए हैं। ये भी काफ़ी एक स्टेलमेट काफ़ी टाइम से चल रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लेकर इश्यूज़ हैं। मैंने इसके बारे में स्टेट लेवल पे चर्चा भी की है, और चूँकि कोविड का समय था तो कोविड के समय में लोगों की आमदनी घट गई या बंद हो गई, तो हमने भी गुजारिश की थी 2020 साल 21 साल 2 सालों का टैक्स माफ़ किया जाए। एटलीस्ट ये जो पेनल्टी लग रही है, पेनल्टी भी ऑफ हो जाए। पर हुआ यूँ है, आपने जिक्र किया, हमसे अलग होकर जो गए उन्होंने गवर्नमेंट के पास भी गुहार लगाई, क्योंकि उस वक्त हमारे अपोजिशन वाली गवर्नमेंट पावर में थी, एमवीए की गवर्नमेंट थी। अब ये एमवीए की गवर्नमेंट आज अगर हम देखते हैं कि पिछले 2.5 साल में उसकी मदद लेकर
ये लोग अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों के भी ध्यान में आ गई है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम चल रहा है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में जाकर वहाँ पे भी पिछले 3-4 सालों में कोर्ट में उन्होंने ये टैक्स स्क्रैप किया जाए या टैक्स को रोका जाए इसकी कोशिश की। दोनों में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, ना तो उनको रिलीफ मिला ना उनके ये प्रोसेस के ऊपर, टैक्स के प्रोसेस के ऊपर स्टे आया। तो इसका मतलब कोर्ट ने भी कहीं भी टैक्स वसूलने से नकार नहीं दिया। ऐसे में टैक्स दिया जाए क्योंकि उसके माध्यम से कॉरपोरेशन चलेगी, पर वो मुनासिब इतना हो कि लोग उसको भर पाए। इर्द गिर्द के कॉरपोरेशन से ज़्यादा उसका टैक्स स्ट्रक्चर का रेट ना हो। इसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं। हमने पिछले समय में बीजेपी की ही बॉडी के फॉलोअप से 50% तक रेट घटाया जाए, इसका हमने फॉलोअप किया। दुर्भाग्यवश कमिश्नर ने कहा कि आपको हम लोग इसमें रिलीफ इसमें दे नहीं पाएंगे। अब ऐसा हो गया है कि कॉरपोरेशन ने एक स्कीम निकाली थी कि जिसके माध्यम से लोगों को 15% तक छूट मिलती थी, 10% तक छूट मिल सकती और 5% तक छूट मिल सकती थी। पर जिन लोगों ने गुमराह किया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने अगर उसमें कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है और हर तारीख को आप अगली तारीख को देखिए क्या होता है, ये बताकर लोगों को गुमराह करोगे। कितने सारे लोगों का आपने नुकसान कर दिया। आज जो हमसे दूर चली गई, उनको जब कॉरपोरेशन की चुनाव लड़ने थे उस वक्त उन्होंने तो अपना टैक्स पूरा भर दिया, तो उन्होंने अपना टैक्स पूरा भर दिया और हम यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि टैक्स मत भरिए। तो मैं कहता हूँ ये दोगलापन है। ये दोगलापन लेकर आपके सामने आने वाले लोग, इनको आप पहचानिए और ऐसे लोगों को आपका नुकसान करने का सवाल भी पूछिए। पॉलिटिक्स से परे भी अगर हम बात करें तो आम लोगों के लिए आपके हिसाब से ये मुद्दे पे क्या सोल्यूशन हो सकता है? टैक्स को लेकर हमने ये कहा था हर बार कि टैक्स भरना चाहिए। अगर उसका रेट आप कहते हैं कि गलत है, मेजरमेंट गलत है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। रेट हमने कोशिश की है कि हमारे सराउंडिंग एरिया से कम लिया जाए। एक साथ 4 या 5 साल का नोटिस आया था जिसके चलते लोगों को परेशानी हुई, तो हमने कहा पेनल्टी वेव ऑफ कर दो। तो पेनल्टी वेव ऑफ करने के लिए सीएम साहब ने कहा आखिरी दिनों में प्रचार शुरू होने से पहले कि हम इसको वेव ऑफ कर देंगे। अब ये चुनाव ख़त्म होने के बाद ये हमारी पूरी ताकत से कोशिश रहेगी कि ये पेनल्टी वेव ऑफ हो जाए ताकि लोग इसको भर सके। तब तक कॉरपोरेशन की ओर से कोई सख्ती किसी के ऊपर ना बढ़ती जाए, ये हमने उनको कहा है। जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो ऑब्जेक्शन आ रहा है उसके बारे में कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा है कि हम जिसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, 2016 साल में कॉरपोरेशन बनी, एक्चुअली तो उसी वक्त टैक्स लगना चाहिए था। दुर्भाग्यवश उस वक्त के जो कमिश्नर थे उन्होंने ये नहीं सोचा। फिर इसके बाद में जो नोटिसेस आई है, कॉरपोरेशन फॉर्म होने के बाद आई है, तो ये कानूनन कंपल्शन है कि ये टैक्स लोगों को देना पड़ेगा। कॉरपोरेशन की कानूनन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सर्विसेज देने पड़ेगी। तो ये दोनों एक साथ हाथ में हाथ लेकर चलने वाले एस्पेक्ट हैं। इसमें टैक्स रिलेटेड रिलीफ मिलना मुझे तो लगता है मुश्किल है। टैक्स के ऊपर की पेनल्टी ये मिलनी चाहिए, ये कैंसिल होनी चाहिए। इसके लिए मैं फॉलोअप कर रहा हूँ और जैसे कि बताया सीएम साहब ने खुद अनाउंस किया है, तो जल्द से जल्द इसको हम हासिल भी करेंगे। सब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। नैना जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सालों से रुका हुआ है। उसमें भी प्रकल्पग्रस्तों के कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ रहे हैं। यूडीसीपीआर की मांग हो रही है, ये 60-40 का फॉर्मूला नहीं माना जा रहा है। आपने हाल ही में कुछ आश्वासन भी दिए हैं। आप इस मुद्दे को पूरा सोल्यूशन कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि नैना के माध्यम से अगर किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है तो ऐसी नैना अथॉरिटी हमको नहीं चाहिए। और मुझे ये भरोसा है कि सिडको इस तरीके से जानबूझकर नहीं करेगा। अगर किसी के ऊपर अनजाने में यहाँ पर कोई सख्ती की जाती है तो हम उसके साथ में खड़े रहकर सिडको से झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। पर आमतौर पर नैना के माध्यम से लोगों को दिए जाने वाले ज़मीन पर वो अच्छी तरीके से अप्रोच ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, ड्रेनेज उनका छोड़ सकते हैं। तो इतना प्लान डेवलपमेंट अगर मिलने वाला है तो उसको लेना चाहिए। और अगर आप कहते हैं
कि नहीं हमको नहीं चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, तो ग्राम सभा लीजिए और ग्राम सभा लेके ग्राम सभा में नैना चाहिए नहीं चाहिए इसके ऊपर कोई एक वोटिंग होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए। पर मेरा ये हमेशा से मानना रहा है, मेरा ये यहाँ पर इंसिस्टेंस है कि नैना के क्षेत्र का जैसे विकास होगा उसी तरीके से जो गांव है, एक गांव के एरिया का भी विकास होना चाहिए। वहाँ पे सोशल एमिनिटीज़ आनी चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। ये जब आएगा तभी सही मायने में हम कह सकते हैं कि हमको ये नैना स्कीम हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा नैना के वकीली मैं भी नहीं करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। ओवरऑल जैसा नैना से हम प्रकल्पग्रस्तों की भी अगर बात करें, इनके भी मुद्दे काफ़ी समय से पेंडिंग रहे हैं, चाहे 12.5% का बोले हैं, चाहे रेगुलराइजेशन का बोले, गर्जपोटी घरों का। इसका कोई सोल्यूशन आपको दिख रहा है? हालांकि GR आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। मैं तो धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित दादा का कि उन्होंने इस सड़कों के एरिया के लिए सबसे बड़ा एक लोगों की मांग थी, वो मतलब उन्होंने बांधे हुए घर है उनको रेगुलराइज करना। तो इसके लिए CM साहब ने पहल की और ये बांधे हुए घर अब रेगुलर होने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जो ज़रूरतमंदों ने अपने घर बांधे या स्ट्रक्चर्स खड़े किया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका प्रीमियम उनको कुछ हद तक देना पड़ेगा। वो प्रीमियम मुझे लगता है कि लोग देकर अपने घर के नीचे वाली ज़मीन के मालिक हो सकते हैं। इसके लिए लीज होल्ड नहीं, फ्री होल्ड ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए भी हमने अपनी ओर से पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर राज्य की सरकार जल्द से जल्द अमल करेगी। ओवरऑल भी जो है फ्री होल्ड की काफ़ी मांग हो रही है पूरे नवी मुंबई में, और सिडको को भी लेकर काफ़ी इश्यूज है। कुछ लोगों का मानना है कि सिडको मुक्त होना चाहिए ये रीजन। आपका क्या विचार है इस पर? फ्री होल्ड तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, सभी की मांग है। इसको रिलेटेड हम जब असीम कुमार गुप्ता जी के साथ में हमने मीटिंग की थी तभी बोला था, और तब से लेकर अभी तक ये जगहें फ्री होल्ड रहनी चाहिए, डिमांड होती रही है। अभी सड़कों के चेयरमैन संजय शिरसाट जी हैं, उन्होंने भी कहा कि आखिरी दिनों में इससे रिलेटेड कुछ बातें रही होंगी, पर पूरे गर्जेपोटी घर है उसका डिसीजन हो चुका है। अब उन घरों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी अब स्टेट गवर्नमेंट दे चुकी। आप खुद सिडको चेयरमैन रहे हैं, तो फिर ये पूछ रहा हूँ, ये जो डिमांड होती है कि अब सिडको की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि ये एक्सट्रीमिज़म है कि सिडको की ज़रूरत नहीं। सिडको एक रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो सिडको तो अपने सारी एक्सपर्टीज़ जो है उसके माध्यम से अनेक इश्यूज़ के ऊपर अच्छा काम करते रहते। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये सारा काम आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सिडको के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होने की आवश्यकता है। सिडको बहुत बार जो काम अधूरा छोड़ देती है, कॉरपोरेशन को वो काम पूरा करना पड़ा है, ऐसा इसके पहले वाला एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि इन पनवेल के क्षेत्र के सारे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए कॉरपोरेशन जैसी बॉडी चाहिए, और कॉरपोरेशन ताकत के साथ में अगर आगे बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा पूरे पनवेल के रीजन को ही होने वाला है। सर, एक और जो बड़ा मुद्दा है दिबा पाटिल साहब का नाम का एयरपोर्ट के लिए, हालांकि आप लोगों ने रिसेंटली दिल्ली में भी मीटिंग की, उसमें मिनिस्टर से एश्योरेंस भी आया है, क्या इसे पक्का समझा जाए? 100% कोई मिनिस्टर ऐसे कोई एश्योरेंस देता नहीं। हमारे राज्य के मंत्री रविंद्र चौहान जी हमारे साथ में थे जब दशरथ दादा पाटिल, रामशेठ ठाकुर जी, जगन्नाथ पाटिल जी और सारे लीडर्स आए थे। तो उस वक्त हमारे मिनिस्टर के सामने उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कोई प्रस्ताव और आया नहीं, दिबा पाटिल साहब का ही नाम आया तो उनका ही नाम लगेगा। ड्यू प्रोसीजर है, जब एयरपोर्ट का लाइसेंस इशू होता है उससे कुछ महीने पहले ये मुझे लगता है नेमिंग वाला इशू ये पूरा हो जाएगा, दिबा पाटिल जी का ही नाम इस एयरपोर्ट को लगेगा। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन फॉर्मली वो अनाउंस हो जाएगा? 100%। सर, एक फाइनली कि जिस तरह से ये रीजन डेवलप हो रहा है, काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन हो रहा है, नोड्स हैं, पूरे इंडिया से, भारत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपका क्या फाइनल विजन है इस एरिया के लिए? मैं सोचता हूँ कि पनवेल और एरिया आजकल गोल्डन एरा से गुजर रहा है,
क्योंकि एयरपोर्ट एक 6 महीने बाद फंक्शनल होगा, कार्गो अब उसके पहले फंक्शनल होगा। JNPT के 4 पोर्ट हमारे इर्द गिर्द हैं। हम देख रहे हैं कि मल्टी मॉडल कॉरिडोर हमारे क्षेत्र से गुजरेगा। दिल्ली मुंबई हाईवे हमारे क्षेत्र को ही कनेक्ट होना है, और उसी के साथ साथ सिडको कोस्टल रोड बनाई है, सिडको तुरबा से लेकर खारघर तक टनल बना रही है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिडको ने हमारे कब्जे में दे दिया, हम उसको बेहतर बना रहे और उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस क्षेत्र में जब एयरपोर्ट बनेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस एरिया में खुलेंगी, और जिसके चलते यहाँ के युवा को इसी क्षेत्र में जॉब्स मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छा स्किल दिया जाए। पनवेल में पिछले साल CM DCM आए थे और उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी का यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा। तो रतन टाटा जी का नाम अभी उसको दिया जाना है, तो रतन टाटा जी के नाम से ही है स्किल यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट पढ़ाई करने वाले, कॉलेज में पढ़ाई करने वालों को एक बहुत ही बड़ी मदद बनकर सामने उभर कर आ जाएगी। और आने वाले समय में इस एरिया में जितने युवा हैं, ये सारे युवा अपने पैरों पर बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट, और उसी के साथ साथ नौकरियां भी इन एबंडेंस अवेलेबल हो सकती है। तो ये एरिया डेवलपमेंट की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़े, ये मेरा मोटो होगा। यहाँ के स्थानीयों को, युवाओं को इस डेवलपमेंट का हिस्सा बने, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन सारे लोगों से गुजारिश है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दे। हम और आप मिलकर आपकी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये तो पूरा शहर के लिए होगा सर। फाइनली जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हैट्रिक हो गई है, 4थी बार है, और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप फिर चुन के आएंगे। प्रशांत ठाकुर एज अ मिनिस्टर हम कब देखेंगे? ऐसा है कि प्रशांत ठाकुर आज जो कुछ कर पाया है, जैसे MLA बन पाया हूँ, सिडको का चेयरमैन बन पाया हूँ। अभी सिडको का चेयरमैन तो मैं अपने बलबूते नहीं बनता जब तक मेरे नेता मुझे नहीं बनाते। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अपने को नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे से सीनियर भी इस टेन्योर में हाउस में थे। तो सहज रूप से है कि जो मुझे लगता होगा या मेरे कार्यकर्ताओं को लगता होगा, वही बात उनको या उनके कार्यकर्ता को भी लगता होगा। सारे लोग तो मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, पर जो मिनिस्टर बने वो ऐसी ताकत पार्टी के पीछे, पार्टी के MLAs के पीछे खड़ी करे कि जिस ताकत के माध्यम से हम लोगों में ये विश्वास जगा पाए कि आपकी आवाज़ हम ऊपर तक पहुंचा पा रहे हैं, और ऊपर की स्कीम्स जो और कहीं जा सकती है वो पनवेल में भी आ रही है। तो प्रशांत ठाकुर को इसके लिए मिनिस्टर बनने की ज़रूरत नहीं। प्रशांत ठाकुर MLA रहे, ताकत उसको मिलती रहे, डेवलपमेंट की ताकत मिलती रहे, डेवलपमेंट करने वालों को सही दिशा में लेके जाने की ताकत मिलती रहे। तो मिनिस्टरशिप ये कोई मेरे लिए सोचने की बात नहीं है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी सोचती है। बहुत ह्यूमिलिटी की बात है ये। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्टर्स की भी बहुत बड़ा डिमांड है कि आपके जो मानने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ पनवेल ही नहीं, उरन में भी, जैसे पिछली बार भी आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा वहाँ पे जीत हासिल करने में, अब भी है, तो पूरे रीजन में ये इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इसकी वजह से ये डिमांड होती है। ऐसा है कि जनता का प्रेम होता है, जनता की इच्छा होती है। हम लोग जो महाराष्ट्र के स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स देखते हैं, उसको देखते हुए इतना तो ज़रूर है कि आपके 100 से ज़्यादा MLA चुन के आएंगे, और आप अलायंस में हो तो आपके 25 से कम मिनिस्टर्स होंगे। तो ऐसे में सीनियरिटी, रीजनल बैलेंस, ये सब संभालना पड़ता है। तो उम्मीद नहीं है कि मुझे मिले, लेकिन अगर पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। पर आज उसके लिए मन में कोई विचार नहीं, उसके लिए काम करना ये मेरा मकसद नहीं। काम लोगों के लिए करना है, लोग पीछे खड़े हैं तो मेरे लिए मिनिस्ट्री से बड़ी ऐसी ये पावर है। ये पावर मुझे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऑन दैट नोट ये थे प्रशांत ठाकुर, जो ह्यूमिलिटी हम्बल तो हमेशा से रही हैं, स्टडी रहा है, एक्सपीरियंस रहा और विजन जो इस रीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर एक बार, और ख़ास मेहमान में सिर्फ इतना ही। अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।